नेक्स्ट चैप्टर का नाम है इतिहास में अध्याय नंबर 2, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। ठीक है, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तो ये प्रश्न नहीं है, ये नाम है चैप्टर का। ठीक है, अब हम इस चैप्टर के अंतर्गत हमने चैप्टर तो पढ़ लिए होंगे। अब हम इसके जो 8 ग्रेड की पुस्तक है उसके कुछ क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, तो आइए तो उन सभी को देखते हैं। चलिए, पहला प्रश्न दिया हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती व्यापारियों को किस नाम से जाना जाता था? तो फैक्टर कहा जाता था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारी लोग थे, है ना, तो उनको क्या कहा जाता? फैक्टर। अब देखते हैं नेक्स्ट। फरमान शब्द अर्थ है तो शाही आदेश, फरमान, है ना। जैसे कि हम टीवी में देखते हैं कहीं पे दरबार लगा होता है, जैसे अकबर बीरबल भी होगा, तो एक फरमान आया है ना, इस प्रकार से बताते हैं कि एक फरमान सुनाइए, फरमान आया है, तो शाही आदेश। ठीक है, एक विशेष आदेश। और फिर है मालाबार तट किन वस्तुओं के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो ये काली मिर्च और इलायची। ठीक है, मालाबार ये काली मिर्च और इलायची। आगे देखिए, प्रारंभिक ब्रिटिश शासन काल में प्रशासकीय इकाइयों को किस नाम से जाना जाता था? प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंसी कहा जाता था। ठीक है, प्रेसिडेंसी याद रखना, बार बार बोल देते हैं इसलिए कि आपको बार बार सुनोगे तो बार बार याद रहेगा। ठीक है, कुशासन के आधार पर किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? तो ये अवध था। ठीक है, अवध को क्या किया गया? ब्रिटिश राज्य में क्या मिला दिया गया। ठीक है, फिर है आगे प्रश्न दिया हुआ है, रिक्त स्थान। 1651 में हुगली नदी के किनारे खालिस्तान व्यापारी कंपनियों ने फैक्ट्री आरंभ की थी। तो किसने की थी? इंग्लिश व्यापारी कंपनियों ने। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 में खालिस्तान प्रांत की दीवानी बना दिया, तो बंगाल की दीवानी। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं बंगाल की दीवानी। ठीक है, एक पद होता है। ठीक है, जैसे कि राजा बन जाते हैं ना, वही। और फिर है सिराजुद्दौला की पराजय में उसका सेनापति खालिस्तान भी एक कारण था। ठीक है, ये आपको हमने प्लासी का युद्ध समझाया था, उस समय हमने इसका नाम बताया था। ठीक है, तो आपको हो सकता है याद रहो, अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, हम फिर से इसको लिख देते हैं इसका नाम। तो उसका नाम था मीर जाफ़र। ठीक है, क्या नाम था? मीर जाफ़र, मीर जाफ़र। आगे देखिए, लॉर्ड डलहौजी ने शासनकाल में खालिस्तान नीति, तो इनका बहुत पूछा जाता है विलय नीति। ठीक है, ये मोस्ट IMP हो सकता है आपका, विलय नीति। विलय नीति हमने लिख दी है। फिर ब्रिटिश कंपनी का काल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना खालिस्तान के एक्ट के तहत हुई, तो रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। फिर किस पुर्तगाली यात्री द्वारा भारत तक पहुँचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया गया था? तो ये पुर्तगाली वास्को डी गामा था, जो कि हमारे भारत में आया हुआ था। यह आया था 1498 में, पहली बार भारत में आया और समुद्री मार्ग का पता लगाया इसने। ठीक है, ये लिख देंगे हम। इसके बाद हम देखेंगे ये इजाज़तनामे में क्या आशय था। ठीक है, तो क्या आशय था? तो इजाज़तनामे से आशय था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक जो कंपनियां हैं पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी से होल्ड नहीं कर सकती, ये था इजाज़तनामा। तो एक इजाज़तनामा बनवाया गया था। ठीक है, एलिजाबेथ थी वो, जो ब्रिटिश काल की जो रानी थी उनसे। ठीक है, तो ये बनवाया गया था उनसे एक अनुमति पत्र। ठीक है, बक्सर के युद्ध के क्या परिणाम हुए? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है। बक्सर के युद्ध के परिणाम क्या क्या हुए, तो आपको बक्सर की कहानी मैंने बताई होगी। ठीक है, तो उससे आप निकाल सकते हैं। बाकी अभी हाल में हम इसमें क्या लिखेंगे, इस लड़ाई के पश्चात अंग्रेज बंगाल प्रांत के वास्तविक शासक हो गए। ठीक है, ये युद्ध हुआ, इसके बाद क्या हुआ, अंग्रेज वहाँ बंगाल में क्या हुआ, हो गया, उनका शासन हो गया। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का लगान वसूल करने का अधिकार मिलेगा। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी अब बंगाल और बिहार, उड़ीसा तीनों राज्यों में अब क्या कर सकती थी, वहाँ की जो लगान थी वो वसूल कर सकती थी, एक प्रकार का टैक्स है ना। फिर मुगल बादशाह शाह आलम और अवध का नवाब अंग्रेजों के अधीन हो गया। ठीक है, तो ये दोनों जो थे शाह आलम और अवध का जो नवाब था, ठीक है, वो दोनों क्या हो गए, उनके अधीन हो गए, कंपनी के अधीन कार्य करने लगे। फिर क्या हुआ, कर कंपनी वसूल करती थी, परंतु शासन की जिम्मेदारी नवाबों की थी। भाई शासन मतलब कि गद्दी पर तो बैठते थे मगर एक कठपुतली की तरह कार्य करते थे। ठीक है, तो जो भी कंपनी का आदेश था कि जाओ कर लेके आओ, तो कर लेने जाते थे ये और कंपनी को दे देते थे। ठीक है, वसूल कंपनी करती थी, लेकिन इनका शासन दिखता था कि ये शासन कर रहे हैं, बट उनका होता नहीं था, एक प्रकार से कठपुतली। ठीक है, इशारों पे नचाना था। तो कंपनी जनता का शोषण करने लगी थी। अब भाई कंपनी जो थी, जो जनता थी, उनका भी क्या करने लगी थी, शोषण। ठीक है, फिर आगे देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई क्यों महत्वपूर्ण है?
तीसरी लड़ाई हमने शायद एक बार आपको महत्वपूर्ण तिथियों से परिचित करवाया था। उस समय हमने पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी ये भी बताया था, ठीक है। तो चलिए तो इसको देखते हैं, पानीपत की तीसरी लड़ाई क्यों महत्वपूर्ण है। तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी 1761 में मराठाओं व अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी, ठीक है, जिसमें मराठाओं के दिल्ली में शासन चलाने का सपना चकनाचूर कर दिया, इसलिए ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं यूरोप के बाज़ारों में भारत की किन वस्तुओं की मांग अधिक थी। तो जो यूरोप का बाज़ार था वहाँ पर जो सूती कपड़े जाते थे, रेशम की जो ज़बरदस्त रेशम था और क्या था हमारे सूती वस्त्र, इन दोनों की बहुत मांगे थी। फिर इसके अलावा काली मिर्च थी, लौंग थी, इलायची और दालचीनी की भी अधिक मांग थी। फिर सहायक संधि की शर्तें क्या थी तो बड़े राज्य अपने राज्य में अंग्रेजी सेना रखेंगे, ठीक है। जो भी कोई राजा है तो वो अपने राज्य में क्या रखेगा, एक अंग्रेजी सेना रखेगा जिसकी कमान अंग्रेज अधिकारियों के हाथ में रहेगी। तो उसको जो आदेश दिया जाएगा वो भी कौन करेगा, अंग्रेज करेंगे, जबकि सेना का खर्च राज्य को उठाना होगा। अब भाई जो सेना है वो अंग्रेजों की, और उनको आदेश भी कौन देंगे, अंग्रेज, और फ्री फोकट का कौन रखेंगे, जो कोई राजा है वो शासन कर रहा है वो। मतलब कि इस सब कुछ अंग्रेजों का था, राजाओं के हाथ में कुछ नहीं था एक प्रकार से, ठीक है। बस उनके खाने पीने की वस्तु का जो खर्चा आता था वो देखिए। फिर आता है दूसरा, राज्यों को अपने राज्य की राजधानी में एक अंग्रेजी रेजिडेंट रखना अनिवार्य है। तो अपनी जो राजधानी थी, जैसे किसी भी राजा की कोई राजधानी बना के रखते थे, ठीक है, तो इसी प्रकार से उसको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे एक रेजिडेंट तैनात करना पड़ेगा, ठीक है, सहायक संधि के दौरान। फिर क्या था, राज्य कंपनी की अनुमति के बिना किसी यूरोपियों को अपनी सेवा में नहीं रखेंगे। भाई जब तक जो वहाँ पे जो कंपनी जब तक आदेश नहीं देगी, जब तक कोई भी अपने यूरोपीय जो सेना है उसमें कोई अन्य सेनापति को नहीं रख सकते, ठीक है, जो अन्य सेना है उनको नहीं रख सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ वॉरेन हेस्टिंग द्वारा न्याय व्यवस्था में क्या क्या सुधार किए गए। क्या क्या किए गए, प्रत्येक जिले में एक दीवानी तथा एक फौजदारी अदालत की स्थापना की, ठीक है। क्या किया इन्होंने, एक दीवानी बनाई हर एक जिले में, मतलब एक प्रकार से वहाँ पे प्रबंधक की तरह एक फौजदारी अदालत की स्थापना की, ठीक है। एक फौजदारी बनाई, मतलब कि फौज बनाई जिसमें उसमें अदालत थी, उसकी स्थापना की। इससे दूसरा क्या किया, जमींदारों के न्याय संबंधित अधिकार प्राप्त कर दिए गए। तो ये जमींदार थे उनको न्याय दिया गया और उनके अधिकार उनको प्राप्त करवाया गया, ठीक। दीवानी तथा फौजदारी अदालतों को कार्य क्षेत्र बांट दिए गए, ये हो गया। फिर इसके बाद देखते हैं प्लासी के युद्ध के क्या कारण थे। तो प्लासी के युद्ध के कारण आप सभी को शायद हमने उस वीडियो में बताए थे, बाकी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इसके कारण क्या थे। चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर है, सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेजों का षड्यंत्र था, ठीक है, ये कारण था। अंग्रेजों और नवाब सिराजुद्दौला में तैनात अंग्रेजों द्वारा किलेबंदी और कासिम बाजार पर कोलकाता पर अधिकार करना था, और कालकोठरी की घटना, ठीक है। कालकोठरी एक घटना हुई थी जिसमें बहुत सारे अंग्रेजों को उसमें दबा के टूट के भर दिया गया था, ठीक है। वो भी आपको कभी बताएंगे, आगे देखिए। स्थानीय शासकों और कंपनी के बीच टकराव क्या कारण थे। तो आप ये कारण लिख सकते हैं, ठीक है, ये हमने इसको बता दिया, ठीक है। कंपनी यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के प्रतिस्पर्धा के क्या कारण थे। तो भाई क्या क्या कारण थे, भारत में व्यापार के क्षेत्र का विस्तार करने के लिए कि हम ज़्यादा करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से दोनों में प्रतिस्पर्धा थी और भी कंपनियों में। भारत में व्यापार के क्षेत्र पर अपना एकाधिकार करने के लिए, भाई हमारा एक अधिकार हो, हम और किसी को अधिकार नहीं देंगे, हम स्वयं यहाँ पर राज्य करेंगे। इस प्रकार से प्रतिस्पर्धा के दूसरा कारण था भारत में व्यापार द्वारा अधिक से अधिक मुनाफा अर्जित करने के लिए। भारत में क्यों आए थे भाई, व्यापार करने के लिए, और व्यापार से ज़्यादा उनको क्या करना था, मुनाफा, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करें, इसलिए प्रतिस्पर्धा थी भारत में राजनीतिक प्रभुत्व की स्थापना के लिए। फिर क्या करने लगे, व्यापार करते करते उन्होंने सोचा कि भाई अब तो यहाँ पर राजा बनो, है ना, तब काम चलेगा। तो इस प्रकार से उन्होंने एक प्रकार का राजनीतिक प्रभुत्व किया। फिर भारत में अधिक से अधिक व्यापारिक कोठियाँ स्थापित करने के लिए और अपने कारखाने बनाने के लिए, है ना, कोठियाँ बनाने के लिए, ठीक। ये सब अपने प्रतिस्पर्धा के ये कारण आप लिख सकते हैं। फिर लॉर्ड हेस्टिंग ने राज्य विस्तार के लिए कौन सी नीतियाँ अपनाई, क्या क्या अपनाई थी। तो लॉर्ड हेस्टिंग ने राज्य विस्तार के लिए सर्वोच्चता की नीति अपनाई, जिसमें क्या हुआ था, हेस्टिंग के नेतृत्व में कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। उसका क्या माना था भाई, उसकी जो सत्ता चला रहा है वो सबसे सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से सबसे ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों को अधिग्रहण करने या उसको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार करने का वो अधिकार अपने पास मानती थी, ठीक है। ये था उसका जो नीति चलाई थी ना, वो ये थी, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति क्या थी।
अब इसको देखते हैं। विलय नीति ये थी, भारतीय राज्यों को प्रत्यक्ष रूप से कंपनी के अधीन करने के लिए गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति का अनुसरण किया। ये विलय नीति को हड़प नीति भी कहते हैं। सर्वप्रथम उसने भारतीय राजाओं द्वारा दत्तक पुत्र लेने की प्रथा पर रोक लगा दी। जो शासक बिना पुत्र के मर गए उनके राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग माना लिया जाएगा। भाई अगर कोई राजा है तो उसका पुत्र है, ठीक है, तो उसका पुत्र किसी कारण मर गया, ठीक है, अगर वो ही मर गया, ठीक है, तो चाहे उसके पुत्र भी मर गया, ठीक है, तो उसके बाद कौन संभालेगा राज्य? जो ब्रिटिश शासन जो साम्राज्य था वो, ठीक है, उनके हाथों में आ जाएगा। ऐसे राज्यों में झांसी, नागपुर, सतारा प्रमुख थे। मैसूर और पंजाब के विस्तृत राज्यों को युद्ध द्वारा ब्रिटिश शासन का अंग बना लिया गया था, ठीक है। तो एक युद्ध हुआ था, ठीक है, मैसूर युद्ध, उसके संबंध में। फिर 1856 में अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश शासन का अंग बना लिया गया, ठीक है। फिर क्या हुआ? इस प्रकार लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को विभिन्न कारण से हड़प कर ब्रिटिश शासन के अधीन करने हेतु विलय नीति का अनुसरण किया। तो ये थी भाई विलय नीति लॉर्ड डलहौजी की, ठीक है। तो आप देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में। अभी हाल इस वीडियो में इतना ही। ये हो चुका हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।